हेलो बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और आप अपने समय का बहुत अच्छे से उपयोग कर रहे होंगे। जैसे कि संख्या प्रणाली को लेकर के हमने पहले 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। संख्या प्रणाली या संख्या पद्धति बेसिक वीडियो हमने 1 और 2 अपलोड की थी। आज हम आपके सामने बेसिक वीडियो नंबर 3 लेकर के आते हैं, जो कि एक वीडियो और बचेगी। उसके बाद इसका एडवांस पार्ट शुरू हो जाएगा, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आज इस वीडियो में क्या होने जा रहा है, फटाफट हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम आपको अपवर्तक, ठीक है, एक चीज़ आपको अपवर्तक सिखाएंगे। दूसरी बात आपको सम संख्याओं के बारे में बताएंगे। तीसरी संख्या आपके पास में हम विषम बताएंगे क्या होता है, ठीक है। चौथी आपके पास में होगी अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। पांचवी आपके पास में भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। और छठी आपके पास में सहभाज्य सहभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या क्या होती हैं। ये सबसे पहले हम बात करते हैं अपवर्तक की। किसकी बात करते हैं? अपवर्तक। अपवर्तक अपवर्तक का जो आपके पास में दूसरा नाम होता है उसको हम गुणनखंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणनखंड। और इंग्लिश में इसको कहा जाता है फैक्टर। क्या कहा जाता है? फैक्टर। क्योंकि तीनों भाषाओं में समझ लेना जरूरी है, ठीक है। तीनों भाषाओं में इसको समझ लेना जरूरी है। सबसे पहले इसको समझाने के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स पे चर्चा करता हूं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं लिखता हूं आपके सामने कि जैसे 2 गुणे 6 कितना होता है? 12 होता है। साथ ही साथ 3 गुणे 4 भी आपके पास में 12 होता है। उसके बाद में हमारे पास में अगर मैं 1 गुणे 12 कर लूँ तो भी हमारे पास में क्या होता है? 12 होता है। तो आप इस उदाहरणों से क्या समझ रहे हो? ये जो मैंने आपके सामने लिखा है, मैं इस कॉन्सेप्ट को जो आपके पास में जो अपवर्तक वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करने जा रहा हूँ बहुत तेज़ी से। कि 2 गुणे 6 कितना है? 12 है। 3 गुणे 4 कितना है? 12 है। यानी कि कुछ विशेष संख्याओं की गुणा करके एक विशेष संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। बिल्कुल ठीक बात है। कुछ विशेष संख्याओं को गुणा करने के बाद में विशेष संख्या प्राप्त हो रही है। तो इससे आपको समझ में क्या आ रहा है? इससे ये है कि गुणनखंड, जैसे कि लिखा है गुणनखंड। गुण का मतलब गुणा, खंड का मतलब हिस्से। गुणा में लिखे हुए हिस्से आपके पास में, यानी कि ये जो जैसे कि पहले की 2 गुणे 6 बराबर हमारा 12 है, तो हम ये कह सकते हैं, इस वाले कथन से हम ये कह सकते हैं कि 2 6 संख्या 12 के गुणनखंड हैं। क्या है? गुणनखंड है। गुणनखंड कहो या फिर अपवर्तक कहो। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं, इस वाली बात को अगर लें कि 3, 4, 3 और 4, ये 3 और ये 4 संख्या 12 के गुणनखंड हैं। क्या है? गुणनखंड बोल सकते हो, गुणनखंड है। बिल्कुल समझ में आ रही बात। और गुणनखंड का दूसरा नाम भी आपको समझ लेना है, जो कि हमने सबसे शुरू में लिखा था, अपवर्तक। इंग्लिश में इसको फैक्टर कहते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखें। इस सेंटेंस के हिसाब से भी आप क्या लिखोगे कि 1,12 जो है संख्या 12 के क्या है? अपवर्तक हैं। क्या है? अपवर्तक हैं। अपवर्तक या गुणनखंड बात एक ही है, तभी आप कंफ्यूज हो जाओ, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। गुणनखंड हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया कि गुणनखंड क्या चीज़ है। गुणनखंड आपके पास में ऐसी 2 या 2 से अधिक संख्याएं होंगी जिनको गुणा करने से एक हम वांछित जो हमारी विशेष संख्या है वो प्राप्त हो जाए, या किसी संख्या के ऐसे हिस्से जिन्हें गुणा करने से वो संख्या हमें प्राप्त हो जाए। जैसे कि आपके पास में उदाहरण, ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं दुनिया में। सभी संख्याएं जितनी भी होती हैं, ठीक है, दुनिया में संख्याएं जो होती हैं उनके सबके गुणनखंड होते हैं, ठीक है। अच्छा करते हैं। जैसे हमने एक प्रश्न लिखा आपके सामने। प्रश्न क्या लिखा कि क्या 4 12 का अपवर्तक है? अपवर्तक या फिर गुणनखंड है। तो आपको ये देखना कि 4 12 का अपवर्तक है या नहीं है। उसको देखने के लिए आप ये क्या करोगे कि 4 में ऐसी कोई संख्या मिले ताकि हमें 12 प्राप्त हो जाए, है ना। ऐसी कोई संख्या आप एकदम से कहोगे सर जी 4 या 12 होते हैं, तो आपके पास में यानी कि 3 ऐसी संख्या है। और अगर ऐसा कुछ हो जाता है कि इस संख्या में कोई संख्या हम गुणा करके 12 बना लेते हैं, तो यानी कि ये 4 जो है आपके पास में क्या है? इसका गुणनखंड होगा। लेकिन समस्या कहाँ बनेगी? ये तो एक बहुत छोटा प्रश्न है, तो इसे तो इसका जो आंसर लिखा जाएगा वो तो लिखा जाएगा कि 4 12 का अपवर्तक है। चूंकि वजह देंगे, चूंकि हमारे पास में कि 4 गुणे 3 बराबर कितना होता है? 12। इसका मतलब ये इसकी गुणा में लिखा गया है, इसको बना पा रहे हैं, तो ये इसका गुणनखंड है, ठीक है। लेकिन अगर ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन था, बाई चांस आपके सामने क्या आ जाए, एक बड़ा क्वेश्चन आ जाए, हम लिखें क्या, प्रश्न लिखें हम
क्या 3 17,952 का, ठीक है, अपवर्तक है? तो इस मेथड से आप कंफ्यूज हो जाओगे कि 3 में से कौन सी संख्या होगी गुणा करके ताकि इतनी बड़ी संख्या बन जाए, 17,952 बन जाए। तो इसको चेक करने का तरीका ये होता है, हम सिर्फ क्या चेक करते हैं, हम विभाज्यता चेक करते हैं। क्या करते हैं? विभाज्यता चेक करते हैं। विभाज्यता चेक करने का मतलब ये है कि आप जो है इस संख्या से इसको भाग करके देखेंगे, ठीक है। जैसे कि हम 3 से भाग करके देखेंगे साइड में किसको, 17,952 को। तो जब इसको भाग करेंगे 3 पंजे 15, 1 आ गया 9, 2 बचा हमारे पास में, और 3 नंबर 27 हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 2 बचा, फिर 5 उतार लिया, 3 अठे 24 आ जाएगा आपके पास में, 1 बचेगा और ये 2 आ जाएगा, और 3 चौके 12। तो शेषफल कितना आया? इनकी जो शेष है, जो रिमाइंडर है शेषफल कितना आ गया हमारे पास में? 0। अगर शेषफल कभी 0 आ जाता है यानी कि ये संख्या पूर्णतः विभाज्य है किससे? 3 से। तो हम कहेंगे हाँ, हम लिखेंगे हाँ 3 17,952 का अपवर्तक है। अब तुम कहोगे सर जी अपवर्तक पे इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि बहुत सारी संख्याएं जो है, मैं आपको एक बात बता दूं, इस टॉपिक को क्लियर होने के बाद में बेटा ये जो चीज़ें हैं ना नीचे वाली, क्योंकि इसके बिना ये संभव नहीं है, क्योंकि इसके आधार पर ही, अपवर्तक के आधार पर ही आपके पास में क्या होगा, अपवर्तक के आधार पर ही सम, विषम, अभाज्य, भाज्य और सहभाज्य संख्याएं पढ़ाई जाएंगी। अपवर्तक के आधार पर, अपवर्तक का दूसरा नाम क्या होता है बोल सकते हो? गुणनखंड होता है ना बेटा। तो गुणनखंड के आधार पर संख्याओं में भेद मतलब अंतर, संख्याओं के प्रकार, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो इसके आधार पर संख्याएं हमारे पास में सबसे पहले आता है आपके पास में सम संख्या, ठीक है। उसके बाद में आती है आपके पास में विषम संख्या, ठीक है। उसके बाद में आता है आपके पास में 3 नंबर पर अभाज्य लिख लीजिए, कोई बात नहीं, अभाज्य संख्या, ठीक है। चौथे नंबर पर आपका आता है भाज्य। एक चीज़ और है आपके पास में सहभाज्य है, उसको हम बाद में चर्चा करेंगे, थोड़ा सा अलग टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात कर लेते हैं विषम संख्याओं के बारे में, सम संख्याओं के बारे में। अब गुणनखंड के आधार पर देखना, अगर बाई चांस मेरे पास में कोई संख्या हो, जैसे मान लिया मैंने कोई संख्याएं लिखी, मैंने संख्या लिखी आपके पास में 4, ठीक है। इसके सभी अपवर्तक अगर मैं लिखूँ, इसके जो अपवर्तक होंगे, कौन कौन से अपवर्तक होंगे इसके, ये 4 किस से कटेगा, मैं 4 को ऐसे बना लेता हूँ, 4 के अपवर्तक, ये 1 से तो कटेगा ही कटेगा, और आपके पास में 2 से कटेगा, साथ ही ये 4 से कटेगा, ठीक है। नहीं, अगर किसी भी संख्या के अपवर्तक में आपका 2 आ जाता है, क्या आ जाता है? 2, तो हम उस संख्या को कहते हैं कि वो जो है एक सम संख्या है। बिल्कुल ठीक बात है। यानी कि अगर उसके अपवर्तक में 2 आ जाता है, किसी और संख्या के बारे में चर्चा करते हैं, जैसे हमारे पास में माने मैंने चर्चा की, मान लिया मेरे पास 15 है, 15 के अपवर्तक क्या है होंगे? ऐसे टुकड़े जो उसको काट दें, पूरा विभाजित कर दें, 1 तो करेगा, ठीक है, 2 नहीं करेगा, 3 करेगा, ठीक है, 5 करेगा, उसके बाद में डायरेक्ट 15 करेगा, है ना। इसमें कहीं 2 आया, इसका मतलब ये सम संख्या नहीं है, सम संख्या नहीं है। यानी कहने की बात यह है कि ऐसी संख्या जिनका एक अपवर्तक जब उनके ज्ञात करते हैं, उनमें से एक अपवर्तक 2 प्राप्त हो, क्या प्राप्त हो? 2, तो हम उस संख्या को क्या कहते हैं? वो सम संख्या है, ठीक है। नहीं, या दूसरे शब्दों में कुछ बुक राइटर्स लिखते हैं कि ऐसी संख्याएं, मेरी बात को थोड़ा ध्यान देना, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाती हैं, जो 2 से पूरी कट जाती हैं, 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाती हैं, यानी कि 2 से भाग देने पर जो शेषफल है वो कितना बच जाता है? 0 बच जाता है। तो ऐसी संख्याएं हमारे पास में सम संख्याएं कहलाती हैं। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना कि 0 जो होता है, 0 सदैव ही एक सम संख्या होती है। क्या होती है? सम संख्या। हमेशा ध्यान रखना है 0 सदैव ही एक सम संख्या होती है। विषम क्या है? विषम क्या है आपके पास में? ऐसी संख्या ढूंढो जिसका अपवर्तक 2 नहीं हो, जिसका अपवर्तक 2 नहीं हो। मान लिया जैसे हमने कोई संख्या लिखी, मैंने लिखी संख्या आपके पास में 5 लिखी, 5 के फैक्टर क्या क्या होंगे? एक तो 1 होगा और एक केवल क्या होगा? 5 होगा। ये इसके गुणनखंड होंगे। 5 के जो फैक्टर होंगे, 5 के जो अपवर्तक होंगे 1 और 5 होंगे। इसमें 2 तो नहीं आ रहा ना, इसका मतलब इसे कहेंगे हम विषम। क्या कहेंगे? विषम। कोई और बड़ी संख्या ले, 27 लिया, 27 के फैक्टर लिखे हम, 1 होगा, 2 नहीं होगा, 3 होगा, ठीक है नहीं आपके पास, और फिर 9 होगा, 9 के बाद में सीधा 27 ही होगा, और तो कोई होगा नहीं बीच में। देख लो चाहे होगा कोई, एक नहीं होगा ना। तो आपके पास में इसमें भी कहीं क्या अपवर्तक 2 नहीं आया,
अगर इसके अपवर्तक, क्योंकि जब हम अपवर्तक लिख रहे हैं तो इसके अगर अपवर्तक 2 नहीं आ रहा इसका गुण, तो ये भी क्या है, एक विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या है। या दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाज्य नहीं हो। ठीक है नहीं? ये दूसरे शब्दों में जिसका एक गुणनखंड 2 नहीं हो। समझ में आ रही बात? या तो गुणनखंड, ये बात दोनों का कहने का मतलब यही है कि या तो 2 से विभाज्य ना हो या दूसरा गुणनखंड 2 नहीं हो। तो आपको मैं लगता है कि आपके पास में विषम संख्या समझ में आ गई होंगी। तो विषम संख्याओं का जो उदाहरण है, विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में अगर हम बताएं, वो होती हैं 1, 3, 5, 7, 9, इस तरीके से आपके पास में विषम संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। बिल्कुल ठीक है। अपवर्तक के आधार पर हम संख्याओं में भेद कर रहे हैं अभी आपके सामने। ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है अभाज्य संख्याएं, यानी कि अभाज्य संख्या का मतलब प्राइम नंबर्स आपके पास में क्या होती हैं। अब मैं लिख देता हूँ ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। क्या होते हैं? 2 गुणनखंड होते हैं। 2 गुणनखंड होते हैं का मतलब क्या है? एक तो जैसे कि पहला गुणनखंड या फिर अपवर्तक, वो एक तो एक होगा और दूसरा गुणनखंड या फिर अपवर्तक आपके पास में वह संख्या स्वयं। वह संख्या स्वयं। समझ में आई बात? यानी कि अब ये जो मैंने स्टेटमेंट आपके सामने लिखी है इसको समझा देता हूँ तुम्हें क्या है। कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं, जैसे कि हम संख्या के बारे में बात करें, उदाहरण के तौर पे बात करते हैं, उदाहरण के लिए बात करते हैं। जैसे कुछ संख्याएं, जैसे मान लिया मैं 2 की बात करता हूँ, 2 के अपवर्तक कौन कौन से होंगे? एक तो 1 होगा, एक 2 होगा अपने आप में। ऐसे 3 जो है उसके अपवर्तक कौन कौन से होंगे? 1 होगा और 3 होगा। 4 की बात करें, 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। लेकिन ये जो है हमने कंडीशन कहा है कि इसके केवल 2 गुणनखंड होंगे, एक तो 1 होगा और एक आपके पास में वो संख्या स्वयं होगी। तो इसका मतलब ये 4 जो है, ये 4 इस कैटेगरी में नहीं आएगी, ये अलग संख्या है। तो इसका मतलब ये जो है आपके पास में अभाज्य संख्या नहीं है, ये अभाज्य संख्या है। ऐसी बहुत सारी संख्या मिलेंगी आपको। 7 मिलेगी, 7 का भी 1,7 है ना। 7 जो हमारे पास 7 के जो गुणनखंड होंगे आपके पास में। ऐसे ही आपके पास में अगर 11 की बात करें, 1,11 है। तो इस तरीके की जो संख्याएं होंगी वो सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी आपके पास में? अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। अभाज्य संख्याओं के कुछ उदाहरणों के बारे में बात करते हैं। कौन कौन सी होंगी? 2, 3, 5, 7, 11, 13, ऐसी बहुत सारी अभाज्य संख्याएं होंगी। चलिए अब बात करते हैं, हमारा जो चौथा पॉइंट है इस वीडियो का, भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। भाज्य संख्याएं वह संख्याएं जिनके 2 से अधिक अपवर्तक होते हैं। समझ में आ रही बात? 2 से अधिक अपवर्तक का मतलब जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे। कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमने बात करी 4 की ही बात कर लें। 4 के अपवर्तक कितने होंगे? एक तो 1 होगा, एक 2 होगा, एक आपके पास में 4 होगा। तो कितने अपवर्तक हुए इसके? 1, 2, 3 अपवर्तक हुए। अगर इसके 2 ही अपवर्तक होते तो ये कौन सी संख्या बनती? अभाज्य। ये वाली कंडीशन अगर फॉलो करता हो, है ना। लेकिन इसमें क्या हुआ, हमारे पास में इसके कितने अपवर्तक हुए? 3 अपवर्तक हुए। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगी? ये हमारे पास में कौन सी होगी? भाज्य संख्या। ऐसी संख्या बहुत सारी होती हैं आपके पास में। जैसे हम 6 की बात करें, 6 क्या है आपके पास में? इसका 1 होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा और 6 भी होगा। तो यानी कि 2 से ज़्यादा का मतलब है 2 कौन कौन से होते हैं? प्रत्येक संख्या के गुणनखंड जो होते हैं वो 2 तो कम से कम होते ही होते हैं, या तो 1 या वो संख्या अपने आप में। अगर इन दोनों के अलावा भी कोई एक और अपवर्तक मिल जाता है तो हम कहेंगे कि वो संख्या भाज्य संख्या होगी, वो अभाज्य संख्या की कैटेगरी में कभी नहीं आएगी। ठीक है। चलिए एक बात और इसमें बाकी आपको बताते हैं। एक नोट है, जैसे कि पहले भी एक नोट लिखा था कि जो 1 होता है, संख्या 1 जो होती है हमारे पास में, याद रखना है वह
न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। इसको समझ लेना है, इसको नोट को याद रख लेना है। न तो एक जो होता है हमारा, ठीक है, प्राकृत संख्याओं की सबसे छोटी संख्या एक होती है, एक न तो भाज्य संख्या होती है और न ही अभाज्य संख्या होती है। आपको ये समझ लेना है, ये भी नोट। इसको भी आप डीपली जब हम दूसरी वीडियो अपलोड करेंगे ना, इससे एडवांस वाली, तब इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तालिका के माध्यम से हम क्या करते हैं, संख्याओं की पहचान शुरू करते हैं। तालिका के माध्यम से क्या कि मैं इस तरीके की तालिका बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं संख्या लिखूँगा, ठीक है। यहाँ अपवर्तक लिखेंगे, अपवर्तक मतलब गुणनखंड, ठीक है, आपके पास में। यहाँ पे मैं लिखूंगा वो संख्या सम है या विषम है, ठीक है, आपके पास में, या फिर अभाज्य है या फिर भाज्य है। इसको आप इस टेबल के माध्यम से आप इनके अंदर अंतर करना आराम से सीख जाएंगे, ठीक है। इनके अंदर क्या सीख जाएंगे, अंतर करना सीख जाएंगे। चलो मैं कुछ संख्याएं, क्योंकि आप कॉपी के अंदर बहुत सारी संख्याएं लेकर के बड़ी टेबल बना करके आप कर सकते हो। किसी को सिखाना हो तब भी इसके माध्यम से आप आराम से सिखा सकते हो। जैसे मैं लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये मैंने अभी बोर्ड की स्पेस इतनी नहीं, मैंने 8 तक लिखी है। अब इसके एक के अपवर्तक क्या होंगे, एक होगा केवल। 2 के अपवर्तक 1,2 होगा, 3 का 1,3 होगा, इसके 1,2,4 होगा, ठीक बात है, आपके समझ में आ रही। मैंने अपवर्तक वाला टॉपिक भी क्लियर कर दिया, भाज्यसम वाला, विषम वाला भी, अभाज्य वाला भी, भाज्य वाला भी। इस टेबल के माध्यम से आपको करना क्या है कि ये बताना है कि ये कौन सी संख्या होगी, 1 क्या होगी, 2 क्या होगी, 3 क्या होगी, 4 क्या होगी, इसके अनुसार आपको। फिर आपके पास में 5 को क्या लिखेंगे, 5 1,5, इसको 1,2,3,6, इसका 1,7, इसका 1,2,4,8, ये इनके मैंने अपवर्तक लिख दिए। अब अपवर्तक के आधार पर हम सम संख्याओं के बारे में बात करते हैं। सम संख्याएं कौन सी संख्या होती हैं, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, सम संख्या वह संख्या होते हैं जिनका एक अपवर्तक जो होगा 2 होगा। अपवर्तकों में 2 भी आएगा, क्या आएगा, 2 भी आएगा। अपवर्तकों में क्या आएगा, 2 भी आएगा। तो इसमें तो 2 नहीं है ना, तो ये सम संख्या नहीं है। इसमें 2 है, बिल्कुल ये सम संख्या है। 3 में 2 है, नहीं है, तो ये भी सम संख्या नहीं है। 4 में 2 है, ये सम संख्या है। 5 में 2 है, ये भी सम संख्या नहीं है। 6 में 2 है, यस ये सम संख्या है। 7 में 2 है, नहीं है। 8 में 2 है। तो यानी कि ये हमने बता दिया कि एक तो 2 4 6 8 ये आपके पास में क्या है, सम संख्याएं हैं। इस टेबल के माध्यम से आपको संख्याओं को पहचान करना आ जाएगा। हमने 8 तक लिखी है, आप लोग अपनी कॉपी में 50 तक बना लेना, ठीक है, तो आपको आसानी। अब बात करते हैं विषम। विषम के अंदर क्या खास बात होती है, जिसके गुणनखंड में 2 नहीं होता, यानी कि जो सम नहीं होती वो विषम होती है। तो एक विषम है क्योंकि इसके अंदर 2 नहीं है। ये तो सम है, तो ये कभी विषम नहीं होगी। ये विषम होगी क्योंकि इसके अंदर 2 नहीं है, इसके अंदर भी 2 नहीं है, इसके अंदर भी 2 नहीं है। समझ में आ रही बात नहीं, बाकी सारी की सारी विषम नहीं होगी। बिल्कुल ठीक बात है। अब बात करते हैं अभाज्य। अभाज्य संख्या की परिभाषा बजाय जो मैंने आपको बताई है, उसके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं आपके पास में। एक तो होता है एक होता है वो संख्या स्वयं अपने आप में। तो देखो 2 गुणनखंड वाली देख लो पहले। 2 गुणनखंड वाली एक तो ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। देखो इसके 2 के गुणनखंड क्या है हमारे पास में, 1 और 2। तो ये आपकी उस कंडीशन को फॉलो कर रहा है जो कि अभाज्य संख्या होगी। इसका मतलब ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है। 3 भी एक अभाज्य संख्या है। उसके बाद में ये अभाज्य नहीं होगी क्योंकि इसके 3 गुणनखंड है। इसकी ये एक अभाज्य संख्या है, ये भी एक अभाज्य संख्या है, बाकी सारी अभाज्य संख्या नहीं है। बिल्कुल समझ में आ रही बात। अब बात करते हैं भाज्य संख्याओं की। मैंने एक नोट लिखवाया था, एक जो संख्या है एक, वो ना तो भाज्य होती ना अभाज्य होती, तो उसको यहाँ काट देंगे, ठीक है। अब भाज्य संख्याओं जो अभाज्य है वो भाज्य नहीं होंगी, बाकी सारी की सारी आपके पास में भाज्य हो जाएंगी। यानी कि जहाँ ये सही था इसको गलत कर दें, सिर्फ ये होगी। क्योंकि देखो 4 जो है, 4 के गुणनखंड एक तो 1 2 3 आ रहे ना, 2 से ज़्यादा है, तो ये कौन सी होगी हमारे पास में, भाज्य हो जाएगी। ये नहीं होगी, ये भी भाज्य हो जाएगी, ये नहीं होगी, ये भी आपके पास में भाज्य हो जाएगी।
तो मैं समझता हूँ आपके सामने आज जो मैंने 5 टॉपिक अभी तक डिस्कस किए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और होता है सह अभाज्य संख्याएं। क्या होती हैं? सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं इसको समझ लेना जरूरी है। बड़ा गुणनखंड मतलब मैं लिखता हूँ, जैसे मान लिया मैंने लिखा आपके सामने 2 लिखा और 3 लिखा। सहभाज्य संख्याएं हमेशा जोड़े में होती हैं। किस में होती हैं? जोड़े। 2 संख्याओं ही सहभाज्य होती हैं। अगर मैं इनके गुणनखंडों की बात करूं, इसका गुणनखंड कितना है? 1, इसका क्या है? 2, इसका 1 और इसका 3। तो इनका जो कॉमन गुणनखंड, सबसे बड़ा कॉमन गुणनखंड क्या है? 1 है। ठीक है नहीं? आपके पास में आपने पढ़ा था म से, या नहीं पढ़ा था कोई बात नहीं, इस पर एक वीडियो आएगी वो समझवा दूंगा, वो आपको आगे मैं जब पढ़ाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। मैं से ऐसी 2 संख्याएं अगर हम लें, जैसे कि हमारे पास मैंने ये तो ले ली 2 और 3 ली थी, 2 और 3 का जो मैसे है वो कितना है? 1 है, यानी कि सबसे बड़ा कॉमन गुणनखंड। और संख्या लेके दिखाते, जैसे मैंने लिखी 8 और आपके सामने लिखी मैंने 9। तो 8 के गुणनखंड अगर हम लिखें क्या क्या बनेंगे? 2 बनेगा, 1 बनेगा, 2 बनेगा, 4 बनेगा, 8 बनेगा। इसका 1 बनेगा, 3 बनेगा और क्या बनेगा? 9 बनेगा। ये बनेगा ना। तो इसका जो सबसे बड़ा गुणनखंड क्या है? कॉमन कॉमन का मतलब जो दोनों जगह हो। दोनों जगह कौन कौन सा है? 1 यहाँ भी है, यहाँ भी, उसके अलावा कोई कॉमन नहीं है। इसका मतलब इनका कॉमन गुणनखंड क्या है? 1 है। तो यानी कि 8, 9 जो है, ये जो संख्याएं हैं ये सह अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है? दोनों की दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है। तो मैं समझता हूँ जो टॉपिक्स मैंने आपको आराम से बिल्कुल तसल्ली से समझाए हैं, 4-5 बेसिक्स को लेकर के, वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चैनल के सभी कंसेप्ट अच्छे लग रहे हैं और आपको पढ़ने में आनंद आ रहा है तो आप इन कंसेप्ट्स को लोगों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको पता चलता रहे कि हमारी वीडियो, ये इंपॉर्टेंट वीडियोज़ कब कब अपलोड हो रही हैं। धन्यवाद।